अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं फरहान शब्बीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 रोज़ पहले 27 जुलाई को जारी होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 7% पर ही बरकरार रखने का इंदिया दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर रहेगी और तकरीबन पिछले हम देख रहे हैं कि 5वीं दफ़ा ये मुसलसल है जो शरह सूद को मुस्तहकम ही रखा गया है। कोई 1 साल अब इसको हो चला है। इसी हवाले से भी हम बात करेंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो अदाद-ओ-शुमार बताए, वो अदाद-ओ-शुमार आने वाले अच्छे दिनों की हमें नवीद सुना रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफे के साथ साथ हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई थी, गो कि अब थोड़ा इजाफा इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 2 से 3% जीडीपी के ही रहेगा आने वाले जो साल में, तो वो भी एक सूरत हाल काबू में होती हुई नज़र हमें आ रही है। इसके साथ साथ मईशत के दूसरे अशारिये जिस तरह हमने देखे, फॉरेन रिजर्व्स पाकिस्तान के मुसलसल इजाफे की जानिब गामजन है। फिर इसके साथ साथ हमारा जो दूसरे हम कहें कि अगर मुख्तलिफ सेक्टर्स की, तो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नज़र आ रही है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ नज़र आ रही है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने में आई, हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स थी वो शानदार रही हैं और आईटी की एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ा कमाल रहा। 1.4 बिलियन डॉलर से 2.1 बिलियन डॉलर तक पहुँची हैं। 48% 48% का ग्रोथ आईटी की एक्सपोर्ट ने हमें दिखाई। टेक्सटाइल की ग्रोथ में बड़ा इजाफा हुआ है और ये सारा उन पॉलिसियों का नतीजा है जो 1-2 साल से हुकूमत कर रही थी, कोशिशों में थी। मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हुकूमत का यह अज़्म था कि एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनानी है। इससे पहले जो हमारे यहाँ एक फार्मूला रखा गया था इंटरेस्ट रेट को कम रखते हुए और डॉलर को एक ही मुकाम पर रोकना और इंपोर्ट बेस्ड पॉलिसियों और इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जिस तरह चलाई गई, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर बोझ पड़ता रहा, हमारा रुपया लेकिन मुस्तहकम रहा और उसी को लेके हमारे यहाँ डार साहब अक्सर व बेशतर ये कहा करते थे कि रुपया 105 104 से हमने गिरने नहीं दिया था, बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन रुपए की डीवैल्यूएशन कितनी ज़रूरी थी, अब ये इकदाम कितने आगे आने वाले वक्तों में फ़ायदा देंगे पाकिस्तान को, कुछ इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के साबिक प्रेसिडेंट ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद शहजाद साहब जो कि पाशा, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उसके साबिक चेयरमैन भी रहे हैं और साथ साथ खुद एक फिनटेक कंपनी के CEO हैं। शाहिद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शिरकत की हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद है राशिद सिद्दीकी साहब जो कि कोरंगी एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी। आप तीनों को मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा। ज़ुबैर साहब, कुछ आपसे आगाज़ करेंगे, कैसे देख रहे हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी को? 7% के ऊपर ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। एक तरफ मैं पढ़ रहा था, एक अखबार तो वो कहता है कि बिजनेसमैन इससे मुतमईन नहीं है, एक अखबार कहता है कि मुतमईन है। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी अनाउंस की गई 2 दिन पहले, ये एक इंतहाई बैलेंस थी। इसमें आप पॉलिसी रेट भी अनचेंज है, फिर और जो इशारिये बताए गए हैं वो भी सब मुस्बत हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हुई तो वो भी उन्होंने कहा 2 से 3% रहेगा। इन्फ्लेशन का कहा 7 से 9% रहेगी। और फिर बताया गया कि रेमिटेंस जो हैं वो भी बराबर बढ़ रही हैं, जो गुज़िश्ता साल तक 29.4 थी और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 32 तक जाएंगी। तो ये जितने भी नंबर हैं, हाँ इंपोर्ट जो है इंपोर्ट बढ़ रही है वो एक तशवीश का बाइस है, तशवीश की बात है कि इंपोर्ट बढ़ रही है। लेकिन साथ के साथ मैं समझता हूँ कि जैसे रुपी डिवैल्यू हो रहा है तो ये इस इंपोर्ट को रोकेगा। आज 161 या 62 रुपये के करीब है रेट है और बैंक फोरकास्ट दे रहे हैं कि तकरीबन 64-65 रुपये हो जाएगा आइंदा चंद दिनों में। तो अगर वो हो जाता है तो खुद ब खुद जो है इंपोर्ट जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट हो रही है उसका वो कम होगा। और साथ के साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की भी आपने बात की, वो भी तकरीबन 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो आने वाले दिनों में फर्दर ऊपर जाएंगे। मजीद वो तो IMF के एक ट्रेंच आने से जो है ऊपर जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें बिजनेसमैन को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरी ओवरऑल मईशत के लिए जो है ये तमाम इशारे बहुत अच्छे हैं। और आने वाले जो 6 माह होंगे, 4 से 6 माह, वो इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हुकूमत का जो भी रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। देखिए जितनी ज़्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतना ही हुकूमत के पास सेल्स टैक्स की सूरत में पैसे आएंगे। और जैसे मिसाल के तौर पे एक कार है, कार अगर उसकी कीमत कार की कीमत आज 55 लाख रुपए है तो 55 लाख रुपए की कार के ऊपर करीब करीब उन्हें 8 लाख रुपए एक कार पे सेल्स टैक्स मिलता है, 8 लाख रुपए।
तो और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सूरत हाल ये है कि उनकी तकरीबन आने वाली 6 से 8 महीने की प्रोडक्शन बुक हुई हुई है। बुक हो चुकी उनके है। पास एडवांस पैसे होते हैं, 15 से लेके 20 लाख रुपए एडवांस लेते हैं, और तो ये सारे सोल्ड हैं। तो ये अगर ये प्री सोल्ड होंगे तो हुकूमत को भी जो पता है कि उनके रेवेन्यू जो है आने वाले 6 महीने में किस तरह से होंगे, जो सही। उनका टारगेट है आइंदा साल के लिए वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। करंट ईयर में जो रेवेन्यू था वो अराउंड 4700 बिलियन के करीब था, और अगला जो है वो इससे 1000 ज़्यादा है, अराउंड 5700। 5.8 ट्रिलियन का। हाँ, तो वो इंशाल्लाह वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो जाएगा। तो जुबैर साहब, अभी आपने भी कहा कि डॉलर अभी भी मजीद जाएगा और इससे इंपोर्ट के ऊपर बोझ कम होगा, ये एक लॉजिकल चीज़ होती है, और इसी तरीके से मुल्क मैनिपुलेट करते हैं करेंसी को, कभी ऊपर भी करते हैं कभी नीचे भी करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये हुकूमत करेंसी को डी वैल्यू करने जा रही थी तो इतना आसमान सर पे उठाया गया था इस बात के ऊपर, इसे मईशत के लिए समय कातिल इस कदम को करार दिया गया था। ऐसा क्यों था? ये हमारे बड़े बड़े तज्जिया निगार भी ये बातें कर रहे थे उस वक्त, जबकि इस वक्त हम क्योंकि ग्रोथ ठीक है, ये 0.5 भी रही, फिर 3.9 भी रही, 4.5 भी होगी, ये फिगर उससे कम है जो 2017-18 में थे। लेकिन उस वक्त हालत क्या थी? करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था बहुत हमारा, ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व्स की बहुत हालत ज़्यादा क्या थी? रिजर्व कम थे, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। बहरहाल देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसमें एक्सचेंज रेट, जो मौजूदा एक्सचेंज रेट है ये एक बेहतर रोल अदा करेगा, बजाय इसके कि इसको 155 पे ही रखते तो इंपोर्ट बढ़ती रहती। आपने ग्रेजुअली 155 से बढ़ा के 162 रुपये तक गया था, फिर अब आज गालिबन 161 रुपये जी। कुछ पैसे है। तो मैं समझता हूँ कि ये मईशत के लिए ये एक्सचेंज रेट जो है एक्सपोर्टर को भी सपोर्ट कर रहा है ना। आप दोनों के लिए बैलेंस। आप देखिए, इससे दो काम हो रहे हैं। एक तो एक एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिल रही है कि आप उसे 162 रुपये 161 रुपये के डॉलर दे रहे हैं, तो एक्सपोर्टर को जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट कर सकेगा, और इसके साथ साथ इस एक्सचेंज रेट से इंपोर्ट में भी कमी आएगी, इंपोर्ट में भी कमी आएगी। बिल्कुल। और एक्सपोर्ट हम ये जानते हैं कि हमारी चूंकि टेक्सटाइल मेन एक्सपोर्टर रही है और हमारी लेबर फोर्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल खपाती है। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? आप कोरंगी और साइड एरिया में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, और माशाल्लाह से 15-20 जो टॉप टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स रहे हैं तो वो तो सारे ये बड़े नाम रहे हैं। और इसमें फिर मैं ये सवाल करूँगा जो मैंने ज़ुबैर साहब से किया था कि जिस वक्त इससे पिछले बजट में और उससे पिछले बजट में हमने देखा था कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के ऊपर हुकूमत ने ड्यूटीज़ की छूट दी थी, रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ की छूट दी थी, उस वक्त कोई क्यों ये नहीं कह पा रहा था या कह रहा था कि इस इकदाम से 2 साल बाद रिजल्ट निकलेगा? और अगर आज निकल रहा है तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, रिजल्ट आज निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर देखिए, अभी तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जो डॉलर है ना, देखिए डॉलर का और डॉलर का रेट बढ़ने का इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान के अपने कर्जों के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर फर्ज करें कि डॉलर थोड़ा सा मतलब 3 रुपये 4 रुपये बढ़ गया, और उससे अगर आप कह रहे हैं कि यार इंपोर्ट जो होगी उससे डिस्करेज होगी, लेकिन ये 4 रुपये आपका एक्स्ट्रा जुबैर भाई बाहर जाएगा, आपके जो पैसे है ना ये एक्स्ट्रा बाहर जाएगा। फिर डॉलर जितना आपका बढ़ेगा ना, उतना आपके मुल्क का जो कर्जा है वो उतना आपका कर्जा बढ़ जाएगा, फिर जितना आप उस कर्जे के ऊपर सूद देते हैं उतना ही वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स को, मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ, मुझे फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन मेरा इतना ख्याल है कि इसके अंदर जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है उनकी इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और उनकी भरपूर कोशिश ये है कि इस रेट को वो दोबारा वापस लेके आएँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस स्मॉलिटी जिस तरह से प्ले कर रहे हैं और जिन हालात में इन्होंने बेस पॉइंट को पिछले 2 साल 2.5 साल से मतलब एक बैलेंस रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ यानी कि कोविड के बावजूद भी, क्योंकि जब कोविड हुआ तो पूरी दुनिया की इकनॉमी प्रेशर के अंदर आई, पाकिस्तान की इकनॉमी प्रेशर में आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बेस पॉइंट को एक रखा हुआ है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस दफ़ा भी उन्होंने जिस तरह से बेस पॉइंट को रखा हुआ है ये काबिल तहसीन है, और इसके अंदर इनकी बहुत बड़ी समझ लें कि इनका एक किरदार है इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अभी इनको आइंदा ये जो अभी जो इस वक्त जो कोविड की लहर चल रही है इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 पॉइंट और मज़ीद कम करना चाहिए था, ताकि उससे क्या होगा, देखिए जितनी आपकी बेस पॉइंट कम होगी ना, अगर आप 1% भी अगर कम करेंगे तो उसका एडवांटेज जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को जाएगा, और जितनी एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट कम होगी, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट हो, चाहे वो बिजली की कॉस्ट हो, चाहे वो गैस की, पानी की, जितनी भी कॉस्ट कम होंगी ना, उतना इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने का फ़ायदा होता है।
अच्छा, पहले भी मैंने 12 इस दफ़ा कह चुका हूँ और आज आपके तवज्जो से मैं कहूँगा, और मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की सिंसियरिटी नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी वो एक्सपोर्ट बेस हो। जुबैर भाई, अभी तक देखें, अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तक हमारे पास जो पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है, और 5 सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें, टेक्सटाइल है, लेदर है, आपके सर्जिकल गुड्स। तो यही हमारे एक्सपोर्टिंग सेक्टर नहीं है? नहीं, एक्सपोर्टिंग सेक्टर हमारे और भी है। देखिए, मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं हर साल 200-300 मिलियन की मेरी पैकेजिंग जो है वो मस्जिद बढ़ती जा मैं रही एक है। और एक्सपोर्ट सेक्टर के पास जाता हूँ, ताकि जो आईटी ने एक्सपोर्ट में बड़ा कमाल किया, शाहिद शहजाद साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आईटी की जो ग्रोथ की ट्रजेक्टरी है, हुकूमत ये कहती है कि 2023 तक हम इसे $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स को। तो आपको इस टाइम की सूरत हाल को देखते हुए ये लग रहा है ये टारगेट पूरा होते हुए नजर आ रहा है, या क्या होना चाहिए कि फिर इस टारगेट तक पहुँचे? जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईटी जो है वो उसको उसके पास एक अच्छा उसको एक स्टार्ट मिल गया है इन सारे सूरत हाल में। एक तो बहुत सालों से पूरी दुनिया में डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन चल रही थी, वो इंडस्ट्रीज़ हों, वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो या फाइनेंस सेक्टर हो। कोविड की वजह से उसमें एक बहुत मैसिव ग्लोबली एक एक्सेलरेशन आई है। सही। अच्छा, और जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो बेशुमार ऐसे मुल्क थे जिन्होंने अपने ज़्यादातर बिजनेसेस को लॉकडाउन में बंद कर दिया। पाकिस्तान जी वर्क फ्रॉम होम कर दिया, और बहुत सारे बिजनेसेस उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी वो नहीं रह सकी जो कि जिसकी ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हुए उन्होंने टेली कम्युनिकेशंस को फॉर एग्जांपल उन्होंने एसेंशियल सर्विस कह के उन्होंने उसको ऑपरेट करने दिया। तो हमने देखा कि हमारे बीपीओ सेक्टर ने, कॉल सेंटर सेक्टर ने ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विन किए पिछले कोविड के ज़माने में, जो कि फ़िलिपींस में चले जाते थे, इंडिया में चले जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान वॉज एबल टू कंटिन्यू विद दो सर्विसेज। असल में हर सर्विस जो है वो वर्क फ्रॉम होम में डिलीवर नहीं की जा सकती, प्राइवेसी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त 2.1 पे जा चुका है, जैसे आपने खुद जिक्र किया, 47-48% ग्रोथ। और ये कोई हमारे लिए बहुत हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत सालों से हम लोग हुकूमत से यही बात कर रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल $10 बिलियन का है, ठीक, और इससे ज़्यादा का भी है। उसकी वजह बड़ी आसान सी है। देखिए, आप समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान जो है उसमें 2/3 आबादी जो है वो यूथ की है। इस यूथ की आबादी के पास जो सबसे, और इस वक्त हमारे पास 100 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। ठीक। अब आप देखिए, इस एक मोबाइल फ़ोन से आप जो है, इससे आप इतनी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। लोग यूट्यूब से पैसे अर्न कर रहे हैं, टिकटॉक से पैसे अर्न कर रहे हैं, ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं। लोग एज अ फ्रीलांसर वो लोगो डिज़ाइनिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, ये कोई बहुत हाईटेक काम नहीं हो सकता है। आपके जिस मुल्क में 49.2% ख़वातीन की पॉपुलेशन है, जिसका मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता। सही बात है। इस आईटी की वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अगर जैसे ही आप सोचें, अगर इस 49% का अगर आप 10% भी आईटी में लेकर आ जाते हैं, तो आप सोचें आपके पास जो वर्कफोर्स है वो कितना बड़ा उस वर्कफोर्स में इजाफा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको आईटी के अंदर ना तो आपको कोई मशीनरी चाहिए, ना आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए ग्लोबल, तो आपको तो एक स्किल सेट चाहिए। अगर आप वो स्किल सेट मोबाइल ऐप बना देते हैं, वो वेबसाइट बना देते हैं, वो किसी कस्टमर सपोर्ट पीछे से दे देते हैं, वो काम किया जा सकता है। और इसी पे बहुत ज़्यादा इस वक्त तवज्जो दी जा रही है कि हमारी एक्सपोर्ट का जो एक सबसे बड़ा जो एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है वो हमारी वर्कफोर्स है। सी आज के दिन पाकिस्तान में कोई 20 से 25 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं। उस पर हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त समझ लें कि $2 बिलियन क्रॉस करी है उसने। ठीक है, ऑफिशियल एक्सपोर्ट की बात है, वैसे इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अगर आप इस 20,000 को, और इस 20,000 में से जो लोग जॉब के काबिल होते हैं वो हार्डली 5,000 होते हैं, बाकी लोग एम्प्लॉयबल नहीं होते। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपकी एक्सपोर्ट उसी रेशो से बढ़ना शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में सर्टिनिटी रखे, क्योंकि कहीं हमने देखा है कि हुकूमत की कुछ तो हमारी क्या अभी तक वर्कफोर्स ही हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं इसकी, इस शोबे की, या हमारे यहाँ अभी चले, मैं इसी आपसे भी इसी पे बात करूंगा, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की एक और लीडिंग जो आईटी फर्म है नेटसोल, उसके चेयरमैन और सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं सलीम गौरी साहब। सलीम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
सलीम वली साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की आईटी के एक्सपोर्ट ने तो बड़ा अच्छा ट्रेंड दिखाया है, 48% की ग्रोथ के साथ। अब हुकूमत कहती है कि इसको 2023 तक हमने $5 अरब तक ले जाना है। तो ये बताएं, आप क्या सजेशन देते हैं या आपको क्या इस वक्त मसाइल नजर आते हैं कि ये ख्वाब जो है ऐसा ना हो कि शर्मिंदा ताबीर ना हो सके? देखिए, ये नंबर जो 2 बिलियन का स्टेट बैंक हमें दे रहा है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये नंबर रियल नहीं है। एक्चुअल नंबर हमारा एक्सपोर्ट का मच हायर है। अच्छा। ये वो नंबर है जो वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड है या जो अपने शेयर करती है अपने एक्सपोर्ट को, ये नंबर सिर्फ उनका है। तो रियल नंबर मेरे नजदीक इससे बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑलरेडी ज्यादा है। इट विल बी मच हायर देन जो 2 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। तो जो शर्मिंदा आप जो बात करें 5 बिलियन पे आ रही है, इट्स वेरी डूएबल। इस वक्त इंडस्ट्री बहुत मेच्योर स्टेज पे आ गई है। 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री को बिल्ड होते हुए। आज हम जिस मुकाम पे हैं वहां पर तो बहुत मेच्योरिटी है। और इस वक्त तो रियल हमारी सर्विसेज और हमारी सॉफ्टवेयर सब अब रिकग्नाइज है ग्लोबली। अब इजी है हमारे लिए पाकिस्तान से कोई चीज डेवलप करके बेचना। आज से 10 साल पहले बहुत डिफरेंट हालात थे, हमें बहुत बेचना पड़ता था। अब हमें बेचना नहीं पड़ता, लोग हमसे खरीदते हैं। ठीक। तो ये सलीम साहब ये भी बताएंगे, जिस तरह से अब हुकूमत भी कोशिशें कर रही है स्पेशल टेक्नोलॉजी के जोन्स भी बनाने की, वजीर आजम ने मंजूरी दी, इस्लामाबाद में अब वो बनाया जाएगा। तो ये जोन्स वगैरह बनने के बाद ये जिस तरह अब शेंजन के मॉडल के ऊपर इसको रखा जा रहा है, कितना टाइम आपको लगता है कि पाकिस्तान इसमें हम कुछ करने के काबिल हो जाएंगे? फिर हमारे यहाँ भी हम देखेंगे कि बड़ी आईटी की फर्म्स और मजीद और ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। देखिए, अभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देखेंगे, क्योंकि एज ए सेट जब आप मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तो ग्रोथ आपकी फिर मल्टीप्लाई होती है। लोग हमारे पास हैं, फ्रीलांसिंग हमारी बिल्ड हो रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज कोविड चाहिए, उससे बहुत ज्यादा नए प्लेयर्स क्रिएट करती है मार्केट में। तो इस वक्त तो जितनी भी फैसिलिटी हम देंगे वो मल्टीप्लाई करेगी। तो बड़ा अच्छा टाइमिंग है इन जोन्स की, और आई बिलीव ये हेल्प करेंगे, लोगों को जगह मिल जाएगी काम करने की, टैक्स फ्री जोन बन जाएंगे। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो जो भी फैसिलिटी मिलेगी उससे आपका इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिव। ठीक। तो ये सलीम भाई, सलीम साहब, इसमें ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, दुनिया जिस तरह हम बात करते हैं, दुनिया तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रही है, सारी ऑटोमेशन के ऊपर दुनिया जा रही है। हमारे यहाँ क्या हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे कारखानेदार, हमारे ऑफिसेज अभी इस बात की अहमियत को समझ रहे हैं कि उन्होंने इस जो डिजिटाइजेशन है उससे कैसे फ़ायदा उठाना है, कितना फ़ायदा उठाना है? देखिए, जो नहीं समझे वो फिर देखें, उनको मुश्किल होगी। ये दुनिया में आप नहीं सर्वाइव करेंगे, कम्पीट नहीं करेंगे जब तक फोर्थ रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। दिस इज ये एक फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी भी लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए, हमारा बिजनेस इस वक्त जो पाकिस्तान इंडस्ट्री का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारी अपॉर्चुनिटी ओवरसीज है। कोविड-19 ने बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हम सब के लिए। सो मैं पाकिस्तान की तरफ नहीं देखूंगा, मेरा जो अपॉर्चुनिटीज है वो मैं बाहर देखूंगा। तो मेरा ख्याल है कि फोकस हमें ओवरसीज ही करना है। पाकिस्तान के जो बिजनेस है, इनको अगर ये नहीं आएंगे, इस पे हिसाब बनेंगे, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सीरियसली ले रहे हैं, और आप देखें वो कहां से कहां पहुंच गए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्रीज, अगर हम आईटी की बात करें, जिस तरह शाहिद साहब भी कह रहे हैं कि $10 अरब तक का हमारा इसका पोटेंशल है, और दुनिया तो पता नहीं कितना इससे कमा रही है, आईटी से ही कितने कमा रही है। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री प्लस ये आईटी सेक्टर कब मिलके इस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि सर्विसेज सेक्टर तो फिर भी आईटी की बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है हर चीज़ को। देखिए, आईटी सेक्टर जो है ना, ये आपका आने वाले सालों में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग सेक्टर होगा। इस वक्त नंबर 1 सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल है, उसके तमाम सेक्टर्स मिला के टेक्सटाइल की तकरीबन 15 बिलियन की एक्सपोर्ट है। और आज उसके नंबर 2 जो आज तक या गुज़िश्ता साल तक था वो राइस था। राइस की एक्सपोर्ट थी अबाउट 2.5 बिलियन के करीब। आप देखिएगा, जैसे आप शहजाद साहब ने भी कहा, ये 2.1 बिलियन तो वो है जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। एक्चुअली जो है वो नंबर्स 3 से भी ज़्यादा हैं। ठीक, नंबर 3 से भी ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ जो हुकूमत $5 बिलियन की बात कर रही है 2 साल में, वो बिल्कुल हो सकता है, अचीवेबल है। और ये सेक्टर का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में नंबर 2 होगा आफ्टर टेक्सटाइल। ये जो भी बात 5 बिलियन की जा रही है, हर चीज़ मुमकिन है, और इंशाल्लाह 2 साल में भी मुमकिन होगी। हमारी जैसे बताया कि इतनी बड़ी यूथ फोर्स है, इतने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तो ये सारे लोग जो आके अनकरीब आप देखें कि हमारी मईशत में, एक्सपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएंगे। तो शाहिद साहब, ये जिस तरह अभी फिनटेक कंपनी आप चला रहे हैं, ये वाला आप कितना देखते हैं कि लोगों को अभी इन चीज़ों की अवेयरनेस है?
कि फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का ये जो एक इम्तजाज है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अभी तक हमारे यहाँ लोग अब आहिस्ता आहिस्ता सीख भी रहे हैं। मैं देखता हूँ, हम देखते हैं कि अब जो पेमेंट की ऐप्स हैं या वो मुख्तलिफ चीज़ें वो मोबाइल के ज़रिए लोग, अब एक चाय वाला भी इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारा मिल मिला के कल्चर डेवलप हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हो रहा है। जो हम लोगों ने जब काम शुरू किया था मिड 90s में, उस वक्त ATMs जो थे वो मुल्क में बहुत कम हुआ करते थे और लोग कहते थे ATM पे जाके पैसा निकालना रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आज के दिन ब्रांच से लोग बहुत कम पैसा निकालते हैं, ज़्यादातर लोग पैसा लोग ATM से निकालते हैं। वही हमें अब हालात नज़र आ रहे हैं जब लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पॉज पे की जा रही हैं। तो ये जो पूरा ट्रेंड है हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें आज के दिन बिल पेमेंट, जो यूटिलिटी बिल पेमेंट होती है, मोबाइल टॉपअप होती है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं सारे जो हमें वन लिंक वगैरह जो प्रोसेस करता है, उसके अंदर जो इजाफा है वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक, वो ऐसा नहीं है कि 5, 10, 15, 20% का इजाफा नज़र आ रहा हो। बहुत ज़्यादा इजाफा आपको नज़र आ रहा है। चलान की पेमेंट्स हों, वो आपकी ज़मीनों की पेमेंट्स हों, मोबाइल टॉपअप्स हैं, ये पेमेंट्स में हर तरफ से इजाफा। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजी पहले हमारी कंप्यूटर पे रिस्ट्रिक्ट हुई थी, सही, हमने वो सर्विसेज लोगों के मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल ऐप में ला के दे दी। मोबाइल ऐप की खुसूसियत ये थी कि हम लोगों ने उसको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। सही, हमने उसको इस्तेमाल शुरू किया फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए। हर एज ग्रुप में, आपके घर में बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर कोई किसी न किसी सोशल ऐप को इस्तेमाल कर रहा होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए जब एक मोबाइल बैंकिंग ऐप आई तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, थोड़ी सी तो हुआ ज़रा सा, लेकिन वो जल्दी इस पे आ गए। तो शायद कंप्यूटर पे उनको आने में ज़्यादा वक्त लगेगा। सही, तो हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट बैंकिंग की ग्रोथ रिलेटिवली स्लो है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें आप मोबाइल पे ला पा रहे हैं, मोबाइल पे पेमेंट हो, मोबाइल पे बैंकिंग हो, आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इस वक्त दुनिया के अंदर अभी स्टेट बैंक ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है डिजिटल बैंक की। ठीक, इस वक्त दुनिया में एक तो कन्वेंशनल ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग निज़ाम चल रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में डिजिटल बैंक का निज़ाम आ गया, जो कहते हैं आपको ये ब्रांचेस नहीं चाहिए, आपको आपका मोबाइल फ़ोन आपकी ब्रांच है। बिल्कुल, आपकी जो है, आपको क्या करना है? देखिए, पैसे का पर्पस होता है ना, आपको पैसा जो है चाहिए खर्च करने के लिए। अगर आपके पास, जिस तरह से चाइना में आप चले जाएं वी पे के अंदर, आप सब कुछ अपने जो है सारे सब कुछ मसाइल उसी उस पे एक से आपने पैसे से स्कूल की फीस पे करनी सब है, हल हो रहा आपने है उससे। ग्रॉसरी लेनी है, आपने उससे जो है बाकी चीज़ें WeChat, पे करनी है, आप उससे सारा का सारा काम अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बची, जो पीछे जो बैंक का निज़ाम है, बैंक का नाम बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो फिर पैसे को प्रोटेक्ट करना और रिस्क मैनेज करना, वो सारा का सारा काम करता रहेगा। सही, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, उसका मोबाइल फ़ोन और उसका इंटरनेट काफ़ी है उसकी पूरी फैसिलिटी के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स जिनमें फंडिंग आ रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद उन स्टार्टअप्स की हैं जो कि फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। ठीक, तो क्योंकि इस मुल्क में फाइनेंशियल इंक्लूजन पाकिस्तान में रिलेटिव टू बाकी मुल्क बहुत लो है, इतना हुआ नहीं है अभी, तो जब अकाउंट्स ही नहीं है लोगों तो, ने उतने नहीं तो खुलवाए। आप सोचें कि 220 मिलियन की आबादी के मुल्क में अगर इतनी लो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो वहाँ पर कितना बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल, असल में दुनिया पोटेंशियल को देखती है। बिल्कुल, अगर अच्छी बिल्कुल, सैचुरेटेड है तो वहाँ पर तो बिजनेस ग्रोथ कितनी आ जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाकिस्तान में हमें इसके अंदर भी नज़र आ रही है। फिनटेक के अंदर। अच्छा राशिद साहब, जिस तरह अली बाबा, पेपैल, अमेजोन और इस तरह की दूसरे अब जाइंट्स हमारे मुल्क में आ गए, तो ट्रेडर्स का भी इनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, एक कोहेरेंट एक बिल्कुल सिस्टम बनने के लिए ये कितना ज़रूरी है? और ट्रेडर्स क्या अब इस चीज़ को समझने लगे हैं कि जब तक वो इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, उनकी अपनी सेल्स, अपनी ग्रोथ जो है वो अब उतनी रह नहीं पाएगी। दुनिया आगे निकल गई है, दुकान से उठ के, कारखाने से उठ के। बिल्कुल सही है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप गौर करें तो बड़ी तेज़ी से दुनिया की पूरी डायनेमिक्स चेंज हो गई। बिल्कुल, ठीक है ना। पहले लोग दूसरे मुल्कों से अपने मुल्कों में लोगों को बुलाते थे, वहाँ पे उनको नौकरियाँ देते थे और उनको जितनी भी फैसिलिटी थी वो देते थे। अब इस कोविड के बाद दुनिया की समझ में आया कि नहीं यार, जब ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वाई शुड वी कॉल देम टू माई कंट्री, वो क्यों हमारे मुल्क में और हम क्यों उनको इतने पढ़ दें। तो अब वो कहते नहीं जी, आप अपने मुल्क में बैठ के काम करें और हम आपको ऑनलाइन काम करें और हम आपको यहाँ से जो भी पैसा होगा, जो पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वो बुलाते थे, डॉलर में पेमेंट करते थे, अब वो उनको ऑफर करें नहीं जी, आप अपने मुल्क में बैठें, अपने मुल्क से काम करें और हम आपको पाकिस्तानी करेंसी में ही पैसा देंगे। तो इस वक्त हमारे पास बेतहाशा इसके लिए चांसेस हैं और बेतहाशा इसके ऊपर बूम है। और मेरे ख्याल से यही वो वजूहत है जिसकी बिना पे शायद गवर्नमेंट ने इसको फोकस करते हुए और स्पेशल जोन बना रहे हैं। देखिए, मेरा अपना एक सेटअप है खड्डा मार्केट के ऊपर, जिसके अंदर हम अमेरिका के अंदर एक क्रिकेट मोबाइल है, उनकी कुछ 600-700 दुकानें हैं और हम खड्डा मार्केट में बैठ के उनकी 700 दुकानों की पूरी
जो उनका CCTV उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उन 700 दुकानों की पूरी अकाउंटिंग यहाँ से करते हैं, उन 700 दुकानों की पूरा पेरोल यहाँ से कर रहे होते हैं, और उन 700 दुकानों की पूरी बैंकिंग और पूरे बैंक के डिपॉजिट पूरा कंप्लीट यहाँ से कर रहे होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि देखिए एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 92 में IT का बूम आ रहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को चूज़ किया था कि वो यहाँ पर IT की सेटअप लगाएंगे, लेकिन उस वक्त की जो की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किकबैक लेने के बाद उस IT के सेक्टर को इंडिया ट्रांसफ़र करवा दिया था और अपने पास से उन्होंने उसको लेफ्ट ओवर कर दिया था। लेकिन अब ये दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा बूम आ रहा है, और अगर हमने इसको स्मार्टली कर लिया, और जो हमें लग रहा है क्योंकि जितनी तेज़ी से गवर्नमेंट ने अपना माइंडसेट को चेंज करके और स्पेशल जोन बनाए और IT को फोकस कराए हुए, अगर हमने इसको बड़ा स्मार्टली कर लिया तो आप बिलीव करें कि हमारे 2 सेक्टर आज ऐसे हैं जिसके अंदर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को भूल जाएंगे। एक आपका टूरिज्म, जिसको गवर्नमेंट ने सब बड़ा बहुत अच्छा फोकस कर रहा है, पूरे इंटरनेशनल मार्केटिंग भी उसके ऊपर कर रहे हैं, और दूसरा आपका IT। लेकिन टूरिज्म को भी बैकअप करने के लिए आपका IT इसलिए जरूरी होगा कि अभी आप अपने बहुत सारे हर चीज ऑनलाइन हो रही है। अगर आप वहां पे जाए ना, तो अभी आपको कहीं पे नेटवर्क मिलता है, कहीं पे नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है, तो आपको ये अपना IT का पूरा सिस्टम और IT का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने अपने उन टूरिज्म के जितने इलाके अगर आपने वहाँ पे स्मार्टली और वर्क के ऊपर अगर आपने इसके ऊपर वो कर लिया, तो आप बिलीव करेंगे पाकिस्तान में रोजगार की जितनी भी कोविड के चक्कर में दुनिया के अंदर एक डिसएडवांटेज है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, वहाँ पे आप इसका एक फायदा उठाते हुए अपने रोजगार की बेताशा बल्कि ये शाहिद साहब यार, लोगों ने फायदा उठाया है कोविड में। हमारे यहाँ भी हमने देखा कि बहुत सी चीज़ों के काम बहुत से जो है ना वो बढ़ गए, और ऑनलाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, जो कि हम उस तरह नहीं समझ रहे थे। आम लोग भी अब बहुत ज़्यादा, टीचिंग बहुत ज़्यादा अब जूम पे कन्वर्ट हो गई, वहाँ पे भी ऑनलाइन कल्चर आ गया, ऑफिस के अंदर भी आया और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कल्चर। देखिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी, इंसान जो है ना वो सर्वाइवर है। आप कराची में हड़ताल हो जाए, लोग फिर भी ज़िंदगी मैनेज कर लेते थे, काम निकलता है। इंसान अल्लाह ताला ने बनाया, इंसान कैसी मखलूक है। सही बात है। तो जब कोविड हुआ तो अचानक जिन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं भी आती थी, उन्होंने कुछ ना कुछ करके मोबाइल फ़ोन से, घर के लोग, खवातीन भी, वो तो हमें नज़र आया कि इस वक्त हर घर में जूम यूज़ हो रहा है और लोगों को जूम इस्तेमाल करना भी आ गया। इसी तरीके से जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जिसे एड्यूटेक कहते हैं, वो काफ़ी जो है वो गूगल क्लासरूम के थ्रू और बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू आना शुरू हुआ। तो इसमें तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमें ग्रोथ ही नज़र आती है, क्योंकि उसकी वजह देखिए बहुत सारी है। जितनी भी फैसिलिटी आपके कुछ ख़ास इलाकों में अच्छी दी जा रही है, वो बाकी मुल्क में इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि अगर अच्छा टीचर है सही, तो वो ख़ास इलाके में है। अगर हम उसको ऑनलाइन कर लेते हैं तो वही एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं जहाँ पर वो वैसा ना टीचर है, ना वहाँ पर वैसी चीज़ें। सही। तो टेक्नोलॉजी तो आपको वो ब्रेड्थ और वो डेप्थ दे देती है जो हर काम में ही फायदे, वो भले से वो हेल्थ सेक्टर हो या वो जो है वो एजुकेशन सेक्टर हो, जिसमें हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी हम लोग लिमिटेड। सही बात है। जुबैर साहब, 5G टेक्नोलॉजी का अब तो आने वाला जो वक्त है, उसके लिहाज से भी आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फिर जिस तरह ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कब तक इस सिलसिले को पूरा अडॉप्ट करेंगे? हम देखते हैं कि अभी भी वो चीज़ नहीं है हमारे यहाँ। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ रहा हूँ कि सब अडॉप्ट कर रहे हैं, जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक दफ़ा कराची से इस्लामाबाद सफ़र कर रहा था, मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं कुरान पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, तो कहते हैं मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। सही। कहते मैंने जो है तो जो भी मेरी फ़ीस है वो मुझे मेरे अकाउंट में भेज देते हैं, मैं उनके बच्चों को, ना मुझे उनके घर जाना पड़ता है ना बच्चों को कहीं आना पड़ता है, तो मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ। वो कहता है मेरे पास, अच्छा मैंने पूछा कि यार आप बुरा नहीं मानना, मुझे बताओ कि आप कितने पैसे कमाते हो। तो उसने जो मुझे बताया बड़ी हैरानकुन बात थी। वो कहता मुझे तो इतने पैसे महीने के मिलते हैं और मैं घर से बैठ के ऑनलाइन सबको पढ़ाता हूँ। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना हर जगह आपको नज़र आएगा, और जो लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आजकल जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जब कभी अपने ग्रैंडसन्स पोतों के साथ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उनको उनकी नॉलेज इल्म इतना है। एक मेरा 11 साल का पोता मुझे बोलता है आपको कुछ नहीं आता। सही। तो अगर मैं नहीं सीखूंगा तो या तो उनसे सीख लूँगा, नहीं सीखूंगा तो पीछे रह जाऊँगा। तो इसलिए बेहतर है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना चाहिए और इसी में सबकी बेहतरी। अच्छा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि ये हम कब उसमें इस फील्ड में आप कब आप आएंगे कि जब हम भी इस तरह की चीज़ें ईजाद कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे हम देखते हैं चाइना 2020 की हम बात करते हैं, चाइना की दुनिया में इंटरनेट की या IT से मुतालिक 2 कंपनियां थीं
टॉप 20 में वो आती थी। मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, फिर वो पता चला। अब आज देखें तो आप जाए ना कि 14, 11, 12 कंपनियां हैं जो टॉप 20 में आती हैं। ये पाकिस्तान अगर मुकाम हासिल करना चाहे तो हमें किस तरह की पॉलिसी, हमारी क्या आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे सब एक सिंक हैं एक दूसरे के साथ? अच्छा, ये थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा सेंसिटिव डिस्कशन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो डोमिनेंट माइंडसेट है वो है फ्री इकॉनमी का। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क को देख लें जैसे तरक्की की हो उसने, वो थोड़ा सा ज़रा सा प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट के साथ चलता है। आप चाइना की उठा लें मिसाल, चाइना ने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना बंद किया हुआ था बहुत सही। अच्छे, अभी भी प्रीटी मच बंद ही किया हुआ है। तो जब आपकी अरब से ज़्यादा की आबादी हो और आप कहें कि लोकल टेक्नोलॉजी होगी, लोकल ज़बान में होगी, लोकल कंटेंट होगा, लोकल कंज्यूमर होगा, सही। तो उनके पास तो इतनी बड़ी आबादी और कोई कोई एक्सटर्नल कंपटीशन नहीं है, तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ डेवलप हो गई। और चाइना में भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं मैं, चाइना में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है ये जितनी भी डिजिटल की, वो आई है सार्स के ज़माने में। ठीक। तो वहाँ पर जब सार्स आया, जब सारा लॉकडाउन हुआ चाइना में, सारा मसला हुआ, तो उसमें फ़ौरन ऑनलाइन पेमेंट्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और ये सारा सिलसिला बनना शुरू हुआ। तो मैंने कहा इंसान तो असल में ना वो ज़रूरत जब पड़ती है तो फ़ौरन आप क्रिएटिव होकर आप उसका हल निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला हमारा ये है कि हम लोग, जैसे बात शुरू में होती है कि हम लोग इंपोर्ट फ्रेंडली कंट्री रहे हैं, तो हमारे आज तक हम लोग गाड़ी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, हम लोग खाली उसे असेंबल करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि क्या हम लोग गाड़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सोचना आसान है, करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि फिर आप प्राइस से मर जाएंगे। जब आप सब कुछ इंपोर्ट करके अगर आप आगे दे रहे हैं तो या तो आपको ऐसा वैल्यू ऐड क्रिएट कर रहे हो, तो वो पूरी वैल्यू ऐड कोई इंडस्ट्रियल वैल्यू ऐड लाइन बनी हो कोई पीछे। वैल्यू ऐड भी नहीं है, बिल्कुल। बिजली आपके यहाँ महंगी है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से आप जो है गाड़ियों के एक्सपोर्ट में तरक्की कर सकते हैं जब तक कि आपके जो मशीनरी है वो आप लोकली डेवलप ना कर सकें। ये हमारा एक थोड़ा सा जो है एक मेरे ख्याल में चैलेंज रहा है। आईटी के अंदर भी सिलसिला ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आईटी में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ जाए उस तरीके से और बहुत स्केल हमें नज़र आए, तो हमें सबसे पहले ये तयन करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटाइजेशन होनी है उसमें पाकिस्तानी कंपनीज़ को या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज़ को हमें एक प्रेफरेंस हमें देनी होगी, ताकि यहाँ पर फॉरेन कंपनीज भी आके कोशिश करें कि यहाँ पर सेटअप करें। आप मुझे बताएं कि जो लोग अमेरिका में बड़ा एक्सपोर्टर करते हैं पाकिस्तान से, उनमें से ऑलमोस्ट हर कंपनी यूएस में रजिस्टर कराती है तो एक्सपोर्ट कर पाती है। सही। यहाँ पर हम लोग वहाँ से बैठ के वो बंदा यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता है। तो थोड़ा सा हमें एक प्रोटेक्शनिज्म यहाँ पर लाना पड़ेगा। जुबैर साहब, आप क्या कहेंगे कि यही सूरत हाल अगर हम बात करें, हम कैसे चाइना के तजुर्बे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ये चाइना क्या इस सिलसिले में हमारी हेल्प कर रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के साथ हुआवे का मुआहदा हुआ, फिर कोई 1000 के करीब आईटी के एक्सपर्ट्स हुआवे ट्रेंड करेगी। इसी तरह से जो चाइना का डिजिटल सिल्क रोड है पाकिस्तान उसके साथ भी जुड़ रहा है। तो ये चाइना के सीप है कि कुछ मिला के सूरत हाल पाकिस्तान की डिजिटल इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगी? मेरा ख्याल है कि चाइना के साथ हमारा ताउन इसमें बढ़ रहा है, लेकिन अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि जहां हमने जाना चाहिए। और देखिए चाइना में भी जो आईटी की जितनी भी तरक्की हुई है वो आखिरी 15 साल में हुई है। उससे पहले वहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और हैरत अंगेज़ तरक्की हुई है। अब मिसाल के तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, आज से 3 महीने पहले तक 350 किलोमीटर की ट्रेन चल रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने 600 किलोमीटर की ट्रेन चला दी। 600 किलोमीटर की, कि आपने यहाँ से लाहौर जाना है, पता चला 2 घंटे में आप 2 घंटे में लाहौर पहुँच गए। तो ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं आ रही हैं। पाकिस्तान उनके साथ अगर जुड़ जाएगा तो हमारी ज़्यादा तरक्की होगी, बेहतरी होगी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है इस तरफ ऑलरेडी वर्क कर रही है। जब भी हम लोग किसी ही मुल्क के साथ एक अपनी फॉरेन पॉलिसी का तयन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ट्रेड के अंदर हम लोग आईटी को भी हम लोग जो है वो प्रमोट करें, जो मैंने बहुत होता हुआ कम देखा है। हम लोग अमूमन अपने आम को तो बड़ा जो है वो हाईलाइट करते हैं और बाकी चीज़ों को भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम अपने सर्विस सेक्टर को और स्पेशली आईटी सेक्टर को हम लोग उस तरीके से हम लोग हाईलाइट नहीं करते कि जहाँ पर मिसाल के तौर पर हम चाइना की अगर हम बात करें तो हम ये देखें कि चाइना से हमारा इंपोर्ट कितना है और हमारा एक्सपोर्ट कितना है। ठीक, आई थिंक हमें वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल तो सही हमें है, थोड़ा हमारी सा ना, इंपोर्ट से ज़्यादा जब भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना, देखिए सबसे आसान काम है, हम कहें जी ऑडी गाड़ी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि आपको लग्जरी पसंद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ऑडी गाड़ी खुद बना सकते हैं? सही। अगर नहीं बना सकते तो यू विल इवेंचुअली एंड अप इनटू अ वेरी हाईली इंपोर्ट फ्रेंडली कंट्री, जहाँ पर आप इंपोर्ट करते चले जाएंगे और इवेंचुअली आप किसी और का रहना राशिद, अच्छा एक इकोनॉमिक मॉडल अच्छा तो नहीं है ना? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज ही समझी जाती हैं। अगर आपके पास
आपके पास रिजर्व्स में पैसा बेतहाशा ना पड़ा हो? देखिए आपका जो सवाल था ना वो बहुत ही $1 मिलियन का सवाल था कि आया जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, क्या वो इनोवेशन करना चाहते हैं या मतलब वो, देखिए इससे पहले, इस गवर्नमेंट से पहले जितनी गवर्नमेंट आई है ना, आप अगर गौर करें तो उन्होंने बिजनेसमैनों को हमेशा खाली पैसा बनाने की एक मशीन बनाया हुआ था। वो हमारे पैसे खा जाते थे। ठीक, हमारा सेल टैक्स होता था, 2-2 साल 3-3 साल हमको सेल टैक्स ही देते थे। सही, बिजनेसमैनों को बूम देने के बजाय, बिजनेसमैनों को कॉन्फ्रेंस देने के बजाय वो किसी भी फैक्ट्री में जाते थे, छापा मारते थे, पूरा कंप्यूटर उठाया, तमाम डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर आप देखें तो उस वक्त ऐसी पॉलिसी थी कि ऐसा लगता था कि जो बंदा कारोबार करना चाहता है वो उनका दुश्मन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, ठीक है ना। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो वो था ना, वो 180 डिग्री से चेंज हो गया और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी भरपूर कोशिश करी है और भरपूर उनकी हर उसके पर हर बजट में उनकी कोशिश होती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाए, इंडस्ट्री बन जाए और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन जाए। सही, और उनके लोग बड़ी तेज़ी से वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए उनकी कोशिशों के ना मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका जो सेल टैक्स रिफंड है वो आपको ऑनलाइन एट द रियल टाइम आपको उसी वक्त मिल जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये हुई कि देखिए अभी जब ये आई अपना आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो जब आज से 6 महीने पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उस वक्त भी रजा बाकर साहब ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम इस बेस पॉइंट को कम से कम 1 साल तक मेंटेन रखें। ठीक, अच्छा देखिए बिजनेसमैन का प्रॉब्लम मान क्या होता है कि अगर डॉलर 1 रुपए का हो जाए, ठीक है, या डॉलर 150 रुपए का हो जाए, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी भी इन्होंने जब मॉनेटरी पॉलिसी करी तो उन्होंने कहा हमारी कोशिश ये होगी कि जो डॉलर है वो हम इसको 2 या 3 रुपए खाली आगे पीछे करते हुए और उसके न चले। तो अब क्या होगा कि जो लोग डॉलर के अंदर गेम खेलते थे या वो करते थे तो वो एक तो डिस्करेज होंगे, और जो एक्सपोर्टर है, जो इम्पोर्टर है ना, अब उसको ये होगा कि हाँ यार इस बंदे ने अगर 1 साल पहले वादा किया था तो पूरा किया था। अब अगर आज भी वो कह रहा है कि जी ठीक है डॉलर 2-3 रुपए आगे पीछे चलेगा, तो अब वो बड़े आराम से अपनी प्लानिंग कर पाएगा एक्सपोर्ट की भी और अपनी प्लानिंग कर पाएगा इम्पोर्ट की भी। और देखिए आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश करी इम्पोर्ट को डिक्लाइन करने के लिए, लेकिन आप एक दिन के अंदर या 24 घंटे में सारे काम नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया था, हमारे यहाँ भी बात की जाती है, मैं आपसे सिर्फ ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे डॉलर के रेट अगर बढ़ते हैं तो आपने कहा कि हमारे ऊपर कर्जों का भी इजाफा हो जाता है, तो क्या ये एक आसान तरीका नहीं है हुकूमत के पास कि वो डॉलर के रेट कम कर दे तो कर्जों में भी कमी हो जाए, उसके इंटरेस्ट रेट में भी कमी हो जाए? खुद ही अगर कम करने से कर्जे कम हो जाते हो? नहीं, खाली खुद ही करने से नहीं होगा, इसके अंदर आपको कलेक्टिवली करने पड़ेगा। और उसके अंदर आप कभी एक बात ये सोचिएगा कि देखिए पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन चावल है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन ब्यूटी है जिससे आप टूरिज्म से पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन कॉटन, आपको मालूम है दुनिया के अंदर लिवाइस की जो पैंटें बनती है ना उनमें से कोई 70% पाकिस्तान में बनती है। सही। पाकिस्तान का आम दुनिया के बेहतरीन आम है, पाकिस्तान का कीनू दुनिया का बेहतरीन कीनू है, पाकिस्तान के जितने फ्रूट्स हैं ना सारे आपके बेहतरीन हुए। उसके बावजूद भी आपके यहाँ डॉलर जो है ना घटता बढ़ता रहता है। आपकी जो कुर्ब जवार में जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं खलीज के, उनके पास सवाए तेल के कुछ भी नहीं है। सही। दुबई में आज से 20 साल पहले भी डॉलर 3.65 या 3.75 का था और आज भी 3.75 का है। सऊदी अरब के अंदर डॉलर आज से 20 साल पहले भी 3.65-75 का होता था, आज भी 3.65-75 वो चूंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, इंपोर्ट बेस्ड है। देखिए हमारे जो मसला हुआ ना, हमारे मसला ये हुआ कि उनके मुल्कों से पैसा ब्लैक मनी के तौर पे निकल के बाहर नहीं गया। हमारे से तो जितने भी सियासतदान पहले आते रहे ना, उनके ब्रीफकेस भर भर के पैसे जाते रहे। बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बिजनेसमैनों के पैसे दुबई में जा जाके दफन हो गए। बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के पैसे जाके माई मलेशिया सेकंड। आप ये देखें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि पैसे बाहर जाने की जो रफ्तार थी वो मेरे ख्याल से शायद 90% डिक्लाइन हो गई है। आप इस बात की रखते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं बड़े फर्क पड़ा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बोतान ही बनकर रह गई थी। एफएटीएफ में हम इसीलिए गए हुए थे। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा काबू पाया है। और जितनी तेजी से देखें, इस गवर्नमेंट ने आने के बाद जो एक काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये इसके अंदर भरपूर कामयाब हो गए, वो क्या है कि डॉक्यूमेंटेड बनी। जिस दिन आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी ना, उसके बाद आपके पास एफडीआई इतनी आएगी कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। इसलिए कि दुनिया में लोगों के पास पैसा बेतहाशा होता है और दुनिया जाके श्रीलंका भी इन्वेस्ट करती है, वो जाके इंडिया भी इन्वेस्ट करते हैं।
वो जाके बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी जो इकोनॉमी थी वो डॉक्यूमेंटेड। तो राशिद साहब, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो हमारे ताजिर जो है सड़कों पे निकले रहे हैं शुरू के दो साल, 2.5 साल, 3 साल, बल्कि अभी तक यही शरायत होती है कि ये ना पूछा जाए, ये ना गलत मांगा है, जाए। वो गलत है और बाई फोर्स करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बाई फोर्स करना चाहिए और उसके अंदर देखें, इसके अंदर एक बड़ी लंबी डिबेट है आपके ये साथ। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या शाहिद साहब डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कोई मुल्क चल सकता है? देखें, इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक और डायमेंशन भी है सारी सिचुएशन का कि अगर मैं पहले तो आईटी सेक्टर की बात कर लूँ ताकि उसको मैं ताकि बाद में ना इसको हम लोग गलत एक उस पे डायमेंशन में ना इसको अज्यूम किया जाए। बिल्कुल, हर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेड ही होती है, सही, क्योंकि वो पैसा आता ही जो है स्टेट बैंक के थ्रू है। ये एक अलग बात है कि कुछ लोग पैसा प्रेफर करते हैं मंगवाना एज अ होम रेमिटेंस। एक्सपोर्ट की नहीं हो रही बात, इकोनॉमी की। नहीं, अभी मैं दोनों पे कवर करूँगी। इकोनॉमी की एक बड़ा पोर्शन हम लोग उससे अगर कवर करूँ, क्योंकि पैसा आता है स्टेट बैंक के थ्रू है, तो वो पैसा तो डॉक्यूमेंटेड ही आता है, क्लियर, उसमें तो कोई ऐसी कोई दो राय नहीं है। इशू क्या है, अभी गवर्नमेंट ने आईटी की अगर मैं बात करूँ आईटी एक्सपोर्ट की, तो आईटी एक्सपोर्ट पे 2025 तक टैक्स पे एग्जेम्पशन थी। ठीक, ठीक है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आपकी पॉलिसीज़ में सर्टेनिटी एक बहुत की, जो आप बात करते हैं, की एलिमेंट है। अचानक जो है मार्च के महीने में पाकिस्तान ने, हालांकि फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, अचानक वो ख़त्म कर दी, जो ख़त्म होती 2025 में, वो ना 2021 के मार्च में ख़त्म कर दी उन्होंने, और कहा कि भाई हम ख़त्म नहीं कर रहे, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद टैक्स क्रेडिट स्कीम। अब इसका मतलब ये हो गया इफेक्टिवली ख़त्म, क्योंकि आपके तो अवेयरनेस फैलाने में इतना वक्त लग जाता है, 12-15 हज़ार कंपनीज हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, कोई किसी को क्लैरिटी नहीं थी क्या होना है। अभी भी ये सिलसिला है कि 1 जुलाई से उन्होंने उसको, शायद उन्होंने पहले शायद कहा कि मार्च से करेंगे, फिर कहा 1 जुलाई से उन्होंने उसको ऑफिशियली कर दिया, लेकिन उसमें जो एग्जेम्पशन देनी थी अब तक उसका कोई सिलसिला अभी तक वाजे नहीं है। तो अभी तक उन्होंने कहा कि हम लोग इसको ऑनलाइन एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, अभी तक वो नहीं हो पा रहा। तो फिर अभी जो भी इंपोर्ट का पैसा, जो भी एक्सपोर्ट की अर्निंग आ रही है, उस पर 1% टैक्स कट रहा है। ठीक, इससे क्या होता है, इससे एक काम तो होता है, पहले लोग पैसा बाहर रोक लेते हैं। तो पाकिस्तान कई दफ़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है एज अ कंट्री कि आपका जो पैसा आपके मुल्क में होना चाहिए वो पैसा किसी और मुल्क में रखा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई पॉलिसी अनसर्टेन होती है। या तो वो डॉलर रेट के हवाले से है अनसर्टेनिटी, अगर मुझे पता है कि डॉलर रेट ये 10 रुपये बढ़ना है, तो वो बिजनेसमैन पैसे को बाहर रोक लेगा और फिर देखेगा जब रेट उसको लगेगा बेहतर हो गया तो पैसे मंगवा लेगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन एक्सपोर्ट के पैसे आप बाहर रोक नहीं सकते ना। देखिए, एक्सपोर्ट के पैसे आईटी में तो बाहर जो है इसलिए रुकते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी ले लें तो आपके पास डिफरेंट कंपनीज होती हैं, दुबई में, सिंगापुर में, लंदन में, यूएस में, जो जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और फिर आप पैसा तो होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई एलसी वगैरह ये प्रैक्टिसेस रोकने की करनी चाहिए। देखिए, रोक नहीं सकते, देखिए इसका रोकने का पॉसिबल नहीं है। ग्लोबली ये चीज़ स्टैब्लिश हो चुकी है। इंडिया की बे इंतहा एक्सपोर्ट जो वो शो करते हैं $150 बिलियन की, वो उनके आरबीआई का डेटा नहीं है, सही, वो उनकी एक अपनी एक एनालिसिस है जिसमें बहुत सारा पैसा वो है जो मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। टाटा की जो टाटा कंसल्टिंग है, उसकी अगर वो 50 मुल्कों में उसके ऑफिसेज हैं तो हर जगह पैसा रखेगी तो कंपनी चला सकती है। हमारा एक इशू क्या हुआ, 2 इशूज़ हैं देखें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन में एक मसला तो देखें ये है कि अभी हमारे यहाँ जब जीएसटी लगाया गया और काफ़ी उस पर पुरानी बात है। मैं बस शाही साहब आपसे माजरा चाहूँगी, वक्त हमारे पास देखिए, मुख्तसर आप जो भी आप नई पॉलिसी लेकर आएँ, किसी को टैक्स नेट में लेकर आएँ, तो उसके साथ क्योंकि वो नहीं है टैक्स नेट में, तो आप डे 1 पे उसको कहेंगे कि तुम 17% टैक्स दोगे, ठीक, तो वो चीज़ जनरली मसला हो जाती है। आपको कोई ग्रेजुअल मॉडल लाना चाहिए और आपको उसको पीछे का आपको जो है ना नहीं खोलना चाहिए। हमारे लोग कहते हैं जी मैं पिछले 5 साल का ऑडिट खोल लूँगा, उसके लिहाज से चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद शहजाद साहब, राशिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी, आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बेइंतहा पोटेंशियल है पाकिस्तान की मईशत में भी आने वाले दिनों के हवाले से, जिस तरह मुख्तलिफ इदारे, चाहे हम वो देखते हैं कि नेशनल रैंकिंग के इदारे हों, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छे दिनों की नवीद हमें सुना रहे हैं। हमें बहैसियत कौम अब मुल्क के अपने जो माशी हालात को बेहतर करने के लिए खुद हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं वो हमें सोचने की ज़रूरत है। फरहान शब्बीर को पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।